शब्द शोर नहीं करते, पर सही जगह पहुंच जाएं तो सोच बदल देते हैं। मैं अपराजिता परम और आप सुन रहे हैं कथाकोश, जहां हर कहानी मन के किसी बंद दरवाजे पर धीरे से दस्तक देती है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं, उन भावनाओं की यात्रा है जिन्हें हम अक्सर जी तो लेते हैं पर समझ नहीं पाते। निर्मल वर्मा द्वारा रचित परिंदे आज के मनुष्य के अकेलेपन, अधूरे प्रेम और मुक्ति के साहस की कहानी है, जहां प्रेम स्मृति बन जाता है और छोड़ देना आगे बढ़ने का रास्ता बनता है। अगर आप साहित्य को महसूस करके सुनते हैं तो कथाकोश की इस यात्रा में इस चैनल से जुड़िए। आइए कहानी शुरू करें। अंधियारे गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडौल फटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे से लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाजा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? दूसरी तरफ से आवाज आई। लतिका चुपचाप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक घुसुर फुसुर होती रही। फिर दरवाजे की चटकनी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लौ में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी झिड़क का आभास था। लैंप में तेल ही खत्म हो गया मैडम। यह सुधा का कमरा था, इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात के डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप, हंसी मजाक चलता रहता। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? कितनी बार कहा था मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घेराई थी वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। उसकी आलस और काम में टाल मटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाह दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थी, पास पास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था, या जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमटकर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? हाँ मैडम। फिर? लतिका का स्वर कड़ा हो आया। जूली सकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है, उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद नहीं होता। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए आज रात हम सब ने मिलकर। और सुधा पूरी बात न कहकर हेमंती की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना। लतिका को उलझन मालूम हुई। इस समय यहाँ आकर उसने उनके मज़े को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते हुए उसे खासा अरसा हो गया, लेकिन कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दी की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता है, उसे कभी याद नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप वह देहरी से बाहर हो गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा? मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गईं। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल। लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी, और शायद पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हैं, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सर चकराने लगा, मानो बादलों का स्याह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने में समा लेगा। वह थोड़ी सी हंसी और फिर धीरे से उसने अपने सिर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है। अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझसे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। गलियारे की सीढ़ियां न उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया।
बाहर धुंध की नीली तहें बहुत घनी हो चली थी। लॉन पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर बह आती थी। हवा में सर्दी का आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक गया। उसने आंखें मूंद ली। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब जैसे वह भीतर ना होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जगी। शॉल को कंधे पर समेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर ह्यूबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था और ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने 2-4 सीढ़ियां उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट। थैंक यू मिस लतिका। ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियां चढ़ने से उनकी सांस तेज हो रही थी और वह दीवार से लगे हुए हाँफ रहे थे। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग जैसा हो गया था। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने शरारती अंदाज में पूछा। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से छुआ दी। इनसे पूछो, यही मुझे जबरदस्ती घसीट लाए हैं। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कॉन्सर्ट होगा जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट शोपा और चायकोस्की के कंपोजिशन बजाएंगे और फिर क्रीम कॉफ़ी पी जाएगी और उसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए हैं उन्हें हम मिलकर कन्फेस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर उभरी मुस्कान खेल गई। डॉक्टर मुझे माफ़ करे, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लतिका ने कहा। चलिए यह ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। आधे बर्मी होने के निशान उनकी दबी नाक और चंचल आंखों में दिखते थे। जापानी आक्रमण के बाद वे इस छोटे पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ वे कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाते थे, इसलिए हॉस्टल में ही उन्हें रहने का कमरा मिल गया था। कहा जाता था कि बर्मा से आते समय उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, पर इस पर कभी कोई निश्चित बात नहीं हो सकी। डॉक्टर स्वयं इस विषय में चुप रहते थे। कभी कभी बातचीत के बीच वे बस इतना कहते, मरने से पहले एक बार बर्मा ज़रूर जाऊंगा, और पल भर को उनकी आंखें भीग जाती। लतिका तब कुछ पूछ नहीं पाती। अगले क्षण वे उस नमी को हंसी में बदल देते, एक सूखी बुझी हुई हंसी। होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। पर मेज कुर्सियां डाल दी गईं और भीतर कमरे में परकोलेटर में कॉफ़ी का पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतज़ाम हो जाएगा, डॉक्टर ने स्पिरिट लैंप जलाते हुए कहा। यह बात तो पिछले सालों से सुनने में आ रही है। अंग्रेज़ों ने भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ, ह्यूबर्ट ने कहा। वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बाहर लॉन की ओर देख रहा था। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियां ले आई। मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया गया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी नीरवता चारों ओर घिरने लगी। हवा में चीड़ के वृक्षों की साएं दूर दूर तक फैली पहाड़ियों और घाटियों में सीटियों की गूंज सी छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। अभी से हवा में एक सर्द खुश्की सी महसूस होने लगी है। डॉक्टर का सिगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या यह ज़रूरी है कि लड़कियां फादर एलमेंट का सरमन सुने, ह्यूबर्ट ने कहा। पिछले 5 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ, फादर एलमेंट के सरमन में कहीं हेरफेर नहीं होता। डॉक्टर को फादर एलमेंट एक आंख नहीं सुहाते थे। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में कॉफ़ी उड़ेलने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। लतिका को पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। बॉलरूम कुमाऊं रेजिमेंट अफसरों से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वे वापस बार की ओर आ रहे थे तब उन्होंने दाईं ओर क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए थे। मिस लतिका, यह मिस्टर गिरीश नेगी हैं। बिलियर्ड रूम से आते हुए हंसी ठहाकों के बीच वह कुछ ठहर गया था। वह किसी किताब के बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था।
हेलो डॉक्टर। वह पीछे मुड़ा। तब उस क्षण ना जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और कॉफ़ी की गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक आईं। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक उनींदा रीतापन घिराया है। हवा के झोंके से मोमबत्तियों की लौ फड़कने लगी। छत से भी ऊंची काठ गोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट्स में आसपास फैली हुई झाड़ियों की छायाएं घर की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियों में यहीं रहेंगी? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर शोपा का नॉक्टर्न ह्यूबर्ट की उंगलियों से फिसलकर छत के अंधेरे में घुलने लगा, मानो जल पर कोमल उर्मियां दूर दूर तक फैल रही हों। लतिका को लगा कहीं बहुत दूर बर्फीली चोटियों से परिंदों के झुंड अनजान देशों की ओर उड़ रहे हैं। वह उन्हें इन दिनों अक्सर अपनी खिड़की से देखती है, चमकीले लट्टुओं की तरह, पहाड़ों की नीरवता के पार, उन शहरों की ओर जहाँ शायद वह कभी न जा सके। लतिका आर्म चेयर पर ऊँघने लगी। अंधेरी में डॉक्टर मुखर्जी का सिगार चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर सोच रहे थे लतिका क्या सोच रही है, और लतिका सोच रही थी क्या वह बूढ़ी हो रही है। उसे स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड याद आ गई। पोपला मुंह, आंखों के नीचे लटकती थैलियाँ, चिढ़ और कर्कशता, जिन्हें सब ओल्ड मेड कहते हैं। कुछ वर्षों बाद वह भी वैसी ही हो जाएगी। इस ख्याल से उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, जैसे किसी गलीज चीज को छू लिया हो। उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र याद आया, भावुक, याचना से भरा, उसकी समझ से परे। उस बचकानेपन पर उसे हंसी आई, पर भीतर एक सुकून भी था। उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, वह अब भी आकर्षित कर सकती है। क्रोध नहीं, सिर्फ ममता। वह चाहती तो भ्रम तोड़ सकती थी, पर कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक लेती, मानो अपने सुख का भ्रम उसी गलतफहमी से जुड़ा हो। ह्यूबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को भी चाह सकेगी उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है, न उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा है। उसकी टांगें फिर निर्जीव, शिथिल सी हो गई हैं। वह झटके से उठ खड़ी। डॉक्टर, माफ़ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरे किया ही वह चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्तियां बुझने लगी थीं। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कश लिया। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। ह्यूबर्ट की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ गया था। अंतिम धुनों की झिझकी सी गूंज कुछ पल हवा में तिरती रही। डॉक्टर, आपको नहीं लगता मिस लतिका का व्यवहार इन दिनों कुछ अजीब है? ह्यूबर्ट ने लापरवाही से कहा। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को उसकी भावनाओं का आभास भी हो। जिस कोमल अनुभूति को वह संजोए था, उसे एक हंसी में उड़ाने देना नहीं चाहता था। डॉक्टर ने अचानक गंभीर होकर पूछा, क्या तुम नियति में विश्वास करते हो ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलोसोफाइज करने की आदत थी। डॉक्टर टेरेस के जंगले से सटकर खड़ा हो गया। फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छायाएं लॉन पर गिर रही थीं। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब हो जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिलता? हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ। यहाँ कौन मुझे जानता है? यहीं शायद मर भी जाऊंगा। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर जाना काफी खौफनाक बात है? ह्यूबर्ट विस्मित सा डॉक्टर की ओर देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वह अक्सर चुप रहते थे। कोई पीछे नहीं है, यह बात मुझ में एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है। लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रहती है। शायद वे जिंदगी में बहुत उम्मीद लगाते हैं। उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास ही नहीं होता। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? ह्यूबर्ट ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीता रहा, फिर मुड़कर मोमबत्तियों की बुझती हुई लौ को देखने लगा। तुम्हें मालूम है, किसी समय लतिका बिना नागा क्लब जाया करती थी। गिरीश नेगी से उसका परिचय वहीं हुआ था।
कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका हूँ, किंतु उस रोज़ कौन जानता था कि वह वापस नहीं लौटेगा। और अब क्या फ़र्क पड़ता है। लेट द डेड डाई। डॉक्टर की सूखी सर्द हंसी में खोखली सी शून्यता भरी थी। कौन? गिरीश नेगी? कुमाऊं रेजिमेंट कैप्टन था। डॉक्टर तथा लतिका? ह्यूबर्ट से आगे कुछ नहीं कहा गया। उसे याद आया वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था। कितना अर्थहीन और उपहासास्पद, जैसे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा हो। उसने धीरे से पियानो पर सिर टिका लिया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या वह इसके योग्य भी नहीं था? लतिका, वह तो बच्ची है, पागल। मरने वाले के संग खुद थोड़े ही मरा जाता है। कुछ देर चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया। लेकिन ह्यूबर्ट, क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो? हवा के हल्के झोंके से मोमबत्तियां एक बार प्रज्वलित होकर बुझ गईं। टेरेस पर ह्यूबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल से कुछ दूर मैदान में बहते पहाड़ी नाले का स्वर आ रहा था। पानी के पत्थरों में टकराने की आवाज़ रात के सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। जब बहुत देर बाद कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल सुनाई दिया तो ह्यूबर्ट हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। अच्छा, चलता हूँ डॉक्टर। गुड नाइट। गुड नाइट ह्यूबर्ट। मुझे माफ़ करना, मैं सिगार खत्म करके उठूँगा। अगली सुबह बदली छाई थी। खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बारा सा भीतर घुस आया, मानो रात भर बाहर ठिठुरता रहा हो। ऊपर चैपल जाने वाली सड़क बादलों में खो गई थी। धुंध के पर्दे पर बस चैपल का क्रॉस पेंसिल की रेखाओं सा उभर आता था। लतिका ने मुड़कर देखा। करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए खड़ा था। मिलिट्री का अर्दली रह चुका था, इसलिए ट्रे रखते ही अटेंशन में खड़ा हो गया। लतिका झटके से उठ बैठी। सुबह से कई बार जागकर फिर सो चुकी थी। खिसियाहट में बोली, आज बड़ी सर्दी है, बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता। अभी क्या सर्दी मेम साहब, बड़े दिनों में देखिएगा। कहते हुए वह बगलों में हाथ दबाकर सिकुड़ गया। बात कहीं से भी शुरू हो वह उसे अपने अनुभवों तक खींच लाता। एक बार इतनी बर्फ पड़ी कि भुवाली से डाक बंगले तक सड़कें जाम हो गई। वह झुककर मुर्गी सा बन गया। कब? लतिका ने पूछा। हिसाब लगाना पड़ेगा। तब अंग्रेज यहीं थे। 2 घंटे में सड़कें साफ, सीटी बजते ही 50 घोड़े वाले हाजिर। अब सब शेड खाली हैं। कहते कहते वह उदास होकर बाहर देखने लगा। यह पहली बार नहीं था कि जब लतिका करीमुद्दीन से अंग्रेज बहादुर के दिनों की बातें सुन रही थी। साल भी छुट्टियों में यही रहेंगी मेम साहब? दिखता तो ऐसा ही है। तुम्हें फिर तंग होना पड़ेगा। अरे क्या कहती हैं, आप रहे तो हमारा भी मन लगा रहता है, वरना छुट्टियों में तो यहाँ सन्नाटा रहता है। अच्छा, मिस्त्री से कह देना छत की मरम्मत कर दे। लतिका को पिछली सर्दियों की वे रातें याद आ गईं, जब टपकते पानी से बचने को उसे कमरे के कोने में सिमटना पड़ता था। चाय की ट्रे उठाते हुए करीमुद्दीन बोला, ह्यूबर्ट साहब कल चले जाएंगे। रात तबीयत बिगड़ी थी, छाती में तकलीफ, यह मौसम उन्हें नहीं रास आता। वह चला गया। लतिका का मन हुआ हाल पूछाए, पर स्लीपर पैरों में अटके रहे। खिड़की से उमड़ते बादलों को देखते हुए उसे ह्यूबर्ट का सहमा चेहरा चुपचाप कोसता लगा। ना वह उसकी गलत फहमी तोड़ पाती थी, ना अपनी विवशता कह पाती। रिश्तों की उलझनें यूं ही नहीं सुलझती। बाहर बूंदाबांदी शुरू हो गई। टिन की छत खटखटाने लगी। लतिका उठी, बिस्तर संवारा और आईने के सामने बैठी। कंघी बालों में उलझ गई। वह देर तक अपने चेहरे को देखती रही। आंखों की चमक कहाँ खो गई थी। आईने में वही उदास मुस्कान। उसे पिछली सर्दियों की याद आई। सीलन और ठंड से बचने को वह कभी कभी मिस वुड के खाली कमरे में चोरी से सो जाती थी। बिना आग के भी वह कमरा गर्म रहता। हर साल ताला पड़ जाता। बस एक बार गुसलखाने की सांकल छूट गई थी, वही उसका चोर दरवाज़ा बना। उस छोटी चोरी में उसे सुकून मिलता था। पहले साल अकेलापन डराता था। छुट्टियों में स्कूल साएं साएं करता। तब वह रात को करीमुद्दीन से बातें करती या बीमारी का बहाना बनाकर डॉक्टर को बुला लेती। अकेलापन इंसान से बहुत कुछ करवा लेता है। कंधे से बाल हटाकर वह खिड़की पर आई। छत की ढलान से बारिश लॉन पर गिर रही थी। बादलों के पीछे पहाड़ आते जाते दिखते, जैसे चलती ट्रेन से।
पर जब लड़कियों की आखिरी बस चली जाती है, हम मन उचाट हो उठता। खाली कॉरिडोर में भटकती वह कमरे बदलती रहती, दिल कहीं नहीं टिकता। कोई पूछ ले छुट्टियों में घर नहीं जाएगी तो वह क्या कहे। तभी चैपल के घंटे बजे। लतिका ने खिड़की से सिर भीतर किया, तौलिया कंधे पर डाला और गुसलखाने में घुस गई। लेफ्ट राइट लेफ्ट कंटोनमेंट की सड़क पर कुमाऊं रेजिमेंट मार्च कर रही थी। फौजी बूटों की गूंज प्रेयर हॉल तक पहुंचती रही। ब्लेस्ड आर द मीक, फादर एलमेंट खंखारते स्वर में सरमन ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे। ईसा की मूर्ति के नीचे जली मोमबत्तियों का प्रकाश आगे बैठी लड़कियों पर पड़ रहा था। पिछली बेंचें अंधेरे में डूबी थीं, जहां सिर झुकाए फुसफुसाहटें चल रही थीं। आमीन। बाइबल मेज पर रखी गई। लड़कियां उठी तो बेंचें जानबूझकर खिसकाईं। फर्श पर सीटी सी बजी। कहीं हंसी फूट पड़ी। मिस वुड का चेहरा तन गया। फिर घुटी सी निस्तब्धता में फादर का तीखा स्वर उभरा। जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टर मुखर्जी ने ऊब से जम्हाई ली। कब खत्म होगा यह? इतनी ऊंची कि लतिका सकुचा गई। उनके होठों पर व्यंग्य तैरता रहा। दूर जाते फौजी बूटों की गूंज हवा में अटकी थी। लतिका का मन उसी के साथ भटक गया। हिम नंबर 117। पन्ने पलटे। खड़खड़ाहट हॉल में फैल गई। ह्यूबर्ट आगे बढ़कर पियानो पर बैठा। घबराहट छुपाने को उसने रुमाल से नाक साफ की। कांपते हाथों से हिम बुक खोली। लीड काइंडली लाइट। पियानो के सुर झिझकते हुए जुड़े। क्वायर के स्वर कोमल लहरों में बंध गए। लतिका को लगा उसका जूड़ा ढीला पड़ गया है। मिस वुड की नज़र बचाकर उसने क्लिप कस ली। डॉक्टर ने धीमे से कहा, बड़ा जिद्दी है, सुबह मना किया था फिर भी आ गया। लतिका को करीमुद्दीन की बात याद आई। रात भर ह्यूबर्ट खांसता रहा था, आज जाने की बात कह रहा था। लतिका ने सिर टेढ़ा करके ह्यूबर्ट के चेहरे की एक झलक पाने की विफल चेष्टा की। इतने पीछे से कुछ भी देख पाना असंभव था। पियानो पर झुका हुआ केवल ह्यूबर्ट का सिर दिखाई देता था। लीड काइंडली लाइट। सुर जैसे पहाड़ी चढ़ाई से उतरती सांसें हो, आकाश की रिक्तता में बिखरते हुए। चैपल के लंबे शीशों पर बारिश की धूप झिलमिलाती है। मोमबत्तियों का धुआं नीली सी लकीर बनकर तिरता रहता है। पियानो के एक क्षणिक ठहराव में लतिका को पत्तों का मरमर कहीं दूर से सुनाई देने लगता है। उसे लगा फीका अंधेरा चारों ओर सिमटकर उसे अतीत में खींच ले आया है। सूखी पहाड़ी हवा, झुकी वीपिंग विलोज, पैरों तले चीड़ की जानी पहचानी खड़खड़, और गिरीश हाथ में मिलिट्री का खाकी हैट, चौड़े कंधे। उसने बुरांश का लाल फूल बढ़ाया। लतिका ने नखरे से कहा, अभी तो मुरझाया है। फूल बालों में न टिक सका। उसने क्लिप के नीचे फंसाया और फिर हैट उसके सर पर रख दिया। छोटी सी बिंदी, उड़ते बाल और बिंदी पर गिरीश के होंठ। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। और वह हंसने लगी। उसका यह नाम गिरीश ने उसे चिढ़ाने के लिए रखा था। लतिका सुनो, मैं कुछ महीनों में लौट आऊंगा। उसका स्वर बदल गया। लतिका ने कान ढक लिए। ना, मैं कुछ नहीं सुन रही। पर वह आज भी सुनती है। कहा हुआ नहीं, वह जो कभी कहा नहीं गया, क्योंकि गिरीश लौट कर नहीं आया। लीड काइंडली लाइट। क्वायर के स्वर उठते गिरते रहे। ह्यूबर्ट ने पल भर लतिका को देखा, आंखें मूंदे, मूर्ति सी स्थिर। क्या यह भाव उसके लिए है? उसने गहरी सांस ली। उसमें थकान भर आई। मिस वुड ने ऐलान किया, बारिश के कारण पिकनिक अब मेडोज में होगी। लतिका बाहर आई। धूप में चमकती बूंदें वीपिंग विलोज की शाखाओं से टपक रही थी। लड़कियां छोटे छोटे झुंडों में शोर करती जमा हो गई। मिस वुड झुंझला रही थी, पर फादर के सामने मुस्कुराकर बोली, कल सब चली जाएंगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। फादर एलमंड ने कहा, छुट्टियों में पीछे हॉस्टल में कौन रहेगा? पिछले 2-3 सालों से मिस लतिका ही रह रही हैं, मिस वुड ने बताया। और डॉक्टर मुखर्जी? फादर एलमंड का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। मिस वुड, पता नहीं आप क्या सोचती हैं, मुझे तो मिस लतिका का हॉस्टल में अकेले रहना कुछ समझ में नहीं आता। आपको पता है, उस मिलिट्री ऑफिसर को लेकर अच्छा खासा स्कैंडल बन गया था। स्कूल की बदनामी होने में क्या देर लगती है? वह बेचारा तो अब नहीं रहा। मैं उसे जानती थी फादर। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। ह्यूबर्ट अब चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गई। वह काफ़ी थक गया था। पियानो बजाने से फेफड़ों पर हमेशा भारी दबाव पड़ता। दिल की धड़कन तेज हो जाती थी।
डॉक्टर, क्या मृत्यु ऐसे ही आती है? अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो वह हंस कर टाल देगा। मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों से कोई बात छिपा रहा है। हेलो मिस्टर ह्यूबर्ट। ह्यूबर्ट ने चौंक कर पीछे देखा। लतिका एक मोटा सा रजिस्टर बगल में दबाए खड़ी थी। आप अभी यहीं हैं? उन लड़कियों के नाम नोट करने थे जो कल जा रही हैं, सो पीछे रुकना पड़ा। आप भी तो कल जा रहे हैं मिस्टर ह्यूबर्ट? अभी तक तो यही इरादा है, यहाँ रुक कर भी क्या करूँगा। वे दोनों साथ चलने लगे। हवा तेज हो चली। चीड़ के पत्ते हर झोंके के संग टूट टूट कर पगडंडी पर ढेर लगाते जाते थे। ह्यूबर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बुहार कर दोनों ओर बिखेर देता था। लतिका पीछे खड़ी हुई देखती रहती थी। अल्मोड़ा की ओर से आते हुए छोटे छोटे बादल रेशमी रुमालों से उमड़ते हुए सूरज के मुंह पर लिपटे से जाते थे, फिर हवा में बह निकलते थे। इस खेल में धूप कभी मंद फीकी सी पड़ जाती थी और कभी अपना उजला आंचल खोलकर समूचे शहर को अपने में समेट लेती थी। लतिका कुछ आगे निकल गई। ह्यूबर्ट की सांस चढ़ गई थी। वह हाँफता हुआ पीछे आ रहा था। मिस लतिका, आप छुट्टियों में कहीं जाती क्यों नहीं? उसने पूछा। अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है। पहले साल अकेलापन अखरता था, अब आदत हो गई है। क्रिसमस का डांस, कार्निवल, स्केटिंग, हर साल यही होता है। फिर विंटर स्पोर्ट्स के लिए अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं। लौटते हुए वे अगले साल आने का वादा करते हैं। हम सब जानते हैं वे नहीं आएंगे, फिर भी दोस्ती वैसी ही रहती है। और फिर बर्फ़ पिघलने लगती है, छुट्टियां ख़त्म होती हैं, पता ही नहीं चलता कब शुरू हुई कब बीत गई। पर उसे डरी आंखों से देखने लगा। लतिका सब पकाकर चुप हो गई। उसे लगा वह बहक गई है। ह्यूबर्ट रुक गया। मिस लतिका, वह पत्र, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आप उसे लौटा दें। मान लें मैंने कभी लिखा ही नहीं। लतिका कुछ बोल न सकी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मीडोज पर पिकनिक चल रही थी। डॉक्टर मुखर्जी घास पर लेटे सिगार पी रहे थे। मिस वुड उनके पास बैठी थी। जंगल की आग कभी देखी है मिस वुड? एक नशे की तरह धीरे धीरे फैलती है, डॉक्टर मुखर्जी ने कहा। मैंने लड़ाई के दिनों में अपना शहर रंगून को जलते हुए देखा था। एक एक मकान ताश के पत्तों की तरह गिरता जाता है। डॉक्टर, क्या आप कभी वापस बर्मा जाने की बात नहीं सोचते? मिस वुड ने पूछा। सोचने से क्या होता है मिस वुड? लेकिन डॉक्टर, कुछ भी कह लो, अपने देश का सा सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहो कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। डॉक्टर ने सिगार के धुएं को धीरे धीरे हवा में छोड़ दिया। दरअसल अजनबी तो मैं वहाँ भी समझा जाऊँगा मिस वुड। इतने वर्षों बाद वहाँ मुझे कौन पहचानेगा? इस उम्र में नए सिरे से रिश्ते जोड़ना काफ़ी सिरदर्द का काम है। कम से कम मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर, आप कब तक इस पहाड़ी कस्बे में पड़े रहेंगे? इसी देश में रहना है तो किसी बड़े शहर में प्रैक्टिस शुरू कीजिए। प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड। जड़ें कहीं नहीं जमती तो पीछे भी नहीं छूट जाता। मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं मिस वुड, मैं सुखी हूँ। लंच के बाद लड़कियां मीडोज में फैल गई थीं। सुस्त दोपहर, हल्की हवा, चीड़ों की खड़खड़, जंगल की खामोशी भी कुछ कहती सी थी। लतिका ने नीला लिफाफा जूली को देते हुए हॉस्टल का पता, कुमाऊं रेजिमेंट की मोहर देखकर उसके बारे में पूछा। जूली घबरा गई और लतिका ने लिफाफा वापस लेकर कहा, अभी जाओ, छुट्टियों के बाद बात करेंगे। जूली लौट गई। लतिका देर तक देखती रही। क्या अपने अभाव का हिसाब वह दूसरों से ले रही है? शायद यह जूली की पहली पहचान थी, उस मीठे दर्द से जिसे हर लड़की चुपचाप संजोती है। शाम घिरने लगी थी। पिकनिक खत्म हो रही थी। वापसी में चढ़ाई चढ़ते हुए लतिका थक गई। डॉक्टर ने उसे अपनी कॉफ़ी दी। डॉक्टर, मिस्टर ह्यूबर्ट पिकनिक पर नहीं आए? मैंने उन्हें मना कर दिया था। मुझे शक है कि ह्यूबर्ट की छाती का दर्द मामूली नहीं है। यह सुनकर लतिका सन्न रह गई और उसे अपनी बेरुखी पर पछतावा होने लगा। वे दोनों फिर चलने लगे। कुछ दूर जाने पर उनकी आंखें ऊपर उठ गईं। पक्षियों का एक झुंड धूमिल आकाश में त्रिकोण बनाता हुआ पहाड़ों के पीछे से उनकी ओर आ रहा था। लतिका और डॉक्टर सिर उठाकर उन पक्षियों को देखते रहे। लतिका को याद आया, हर साल सर्दी की छुट्टियों से पहले ये परिंदे मैदानों की ओर उड़ते हैं। कुछ दिनों के लिए बीच के इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं बर्फ़ के दिनों की, जब वे नीचे अजनबी अनजाने देशों में उड़ जाएंगे। क्या वे भी प्रतीक्षा कर रहे हैं? हम सब कहाँ जाएंगे?
रात को हॉस्टल में सन्नाटा था। लतिका अपने कमरे में लेटी थी, तभी बाहर शोर हुआ। मिस लतिका, जरा अपना लैंप ले आइए। कॉरिडोर के जीने से डॉक्टर मुखर्जी की आवाज़ आई। कॉरिडोर में अंधेरा था। वह 3-4 सीढ़ियाँ नीचे उतरी, लैंप नीचे किया। इन अ बैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज़ अ गर्ल हु लव्स मी, ह्यूबर्ट गुनगुना रहे थे। ह्यूबर्ट प्लीज़ प्लीज़। डॉक्टर ने ह्यूबर्ट के लड़खड़ाते शरीर को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। मिस लतिका, आप लैंप लेकर आगे चलिए। लतिका ने लैंप उठाया। दीवार पर उन तीनों की छायाएं डगमगाने लगीं। इन अ बैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज़ अ गर्ल हु लव्स मी। ह्यूबर्ट डॉक्टर मुखर्जी के कंधे पर सिर टिकाए अंधेरी सीढ़ियों पर उल्टे सीधे पैर रखता चढ़ रहा था। डॉक्टर, हम कहाँ हैं? ह्यूबर्ट सहसा इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी लड़खड़ाती आवाज़ सुनसान अंधेरे में कॉरिडोर की छत से टकराकर देर तक हवा में गूंजती रही। ह्यूबर्ट! डॉक्टर को एकदम ह्यूबर्ट पर गुस्सा आ गया। फिर अपने गुस्से पर ही उसे खींच सी हो गई और वह ह्यूबर्ट की पीठ थपथपाने लगा। ह्यूबर्ट के कमरे में पहुंचकर डॉक्टर ने उसे बिस्तरे पर लिटा दिया। जब डॉक्टर ह्यूबर्ट की टाई उतारने लगा तो ह्यूबर्ट अपनी कोहनी के सहारे उठा। कुछ देर तक डॉक्टर को आंखें फाड़ते हुए घूरता रहा, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर, क्या मैं मर जाऊंगा? ऐसी बातें करते हुए ह्यूबर्ट, डॉक्टर ने हाथ छुड़ाकर धीरे से ह्यूबर्ट का सिर तकिए पर टिका दिया। गुड नाइट ह्यूबर्ट। गुड नाइट डॉक्टर। ह्यूबर्ट ने करवट बदल ली। गुड नाइट मिस्टर ह्यूबर्ट। लतिका का स्वर सिहर गया। ह्यूबर्ट को सुलाने के बाद डॉक्टर और लतिका कॉरिडोर में खड़े हो गए। डॉक्टर, कल रात आपने मिस्टर ह्यूबर्ट से कुछ कहा था मेरे बारे में? हाँ, वही जो सब लोग जानते हैं और ह्यूबर्ट जिसे जानना चाहिए था वह नहीं जानता था। डॉक्टर ने लतिका की ओर देखा। वह जड़वत अविचलित रेलिंग पर झुकी हुई थी। कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज़ को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। मैं अपनी पत्नी से आज भी प्यार करता हूँ, मगर मैं जी रहा हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद भी लतिका कुछ देर तक अंधेरे में रेलिंग से सटी खड़ी रही। हवा चलने से कॉरिडोर में जमा हुआ कोहरा सिहर उठता था। शाम को सामान बांधते हुए लड़कियों ने अपने अपने कमरे के सामने जो पुरानी कापियाँ, अखबार और रद्दी के ढेर लगा दिए थे, वे सब अब अंधेरे कॉरिडोर में हवा के झोंकों से इधर उधर बिखरने लगे थे। लतिका ने लैंप उठाया और अपने कमरे की ओर जाने लगी। कॉरिडोर में चलते हुए उसने देखा जूली के कमरे में अभी भी रोशनी है। उसे वह नीला लिफाफा याद आया जो उसने जूली से छीन लिया था, एक प्रेम पत्र। लतिका जूली के कमरे में गई। वह सो रही थी। लतिका ने अपनी जेब से वही नीला लिफाफा निकाला और उसे धीरे से जूली के तकिए के नीचे रख दिया। उस पल लतिका को लगा जैसे उसके सीने से एक भारी बोझ उतर गया हो। उसने परिंदों को उड़ने दिया, उसने प्यार को जीने दिया। शायद यही उसकी नेकी थी और यही उसकी रिहाई। कहानी खत्म हुई, मगर लतिका का सफ़र अभी शुरू हुआ था, यादों की धुंध से बाहर निकलने का सफ़र। लतिका ने उस नीले लिफाफे को वापस रखकर सिर्फ जूली को नहीं बल्कि खुद को भी अपनी पुरानी कैद की यादों से आज़ाद कर दिया। परिंदे उड़ गए और अब शायद लतिका भी आगे बढ़ पाएगी। कहानी यहाँ ठहरी है, पर संवाद जारी है। मैं हूँ अपराजिता परम। आपके साथ और समय के लिए शुक्रिया।